माधवी जी ने कहा कि करीब 1.5 लाख वोटों से भाईजान हारेंगे और उनसे हम संसद में विदाई करेंगे, क्योंकि करीब 5.5 लाख वोट इलीगल थे और उसको रद्द कर दिया गया। तो इस बार लड़ाई बहुत टफ है, इसलिए आपको फिर याद दिलाना पड़ रहा है कि इस वीडियो को ध्यान में रख के बटन दबाना। देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले माधवी लता जी जो है वो बेचारी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सियासत से वाकिफ नहीं होंगी। क्यों, मैं आपको बताऊं। वो जो कह रही हैं कि हम पार्लियामेंट में जा रहे होंगे और वो निकल रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। चुनाव का जो रिजल्ट आता है तो वहां आपको वही स्पॉट पे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट के बाद ही आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो वहां तो मुलाकात थोड़ी नहीं है, तो इस बात में तो कोई तर्क नहीं है। रह गई बात जो आरोप मढ़ने की बात की जा रही है कि भाई 5 लाख वोट जो है, तो 5 लाख वोट अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है। और ये तो पिछले साल से का जो पूरा आंकड़ा निकल के आ रहा है उन चीजों का है। अगर रिसेंट 2-4 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में अगर ये घटना घटी होती तो आप मुझे ये बताइए अंजलि जी, अब तक इलेक्शन कमीशन उस सीट को वो कर डिस्कार्ड कर दिया होता कि भाई अगर 5 लाख की धांधली निकली, किसी भी निकली होती तो वो सीट डिस्कार्ड कर दी जाती और बाद में चुनाव होते। तो ऐसा तो है नहीं। तो अब ये सिर्फ सुनिए सुनिए 10 सेकंड ये सिर्फ दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुश हो जाए, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। मुकेश जी, आप ही ने कहा कि 5 लाख वोट फर्जी है और आपके उम्मीदवार भी करें, और इन्होंने पॉइंट उठाया, दानिश भाई ने कहा कि अगर ऐसा होता तो अब तक वहां पे जो है एक्शन में आ जाता चुनाव आयोग। नहीं, वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन करेगा ही और होगा भी इसका इन्वेस्टिगेशन, और होना भी चाहिए। जिस प्रकार से वहां पे गलत लोगों को जो है इलेक्शन कार्ड दिए गए, बगले झांक रहे हैं। हाँ। फिर आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, बगले नहीं झांक रहा। मुझे हर चीज पे आपको ना उनका तीर कमान आपको लग रहा मस्जिद की हो जाता है। दानिश भाई, ठीक है जी, बोलिए। अरे क्या हो गया, इतनी संकीर्ण बुद्धि का परिचय मत दीजिए। आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं और अपना मजाक मत बनवाइए, उपहास मत बनवाइए। नेशनल बोलिए मुकेश सर, बोलिए। थोड़ा सा गंभीरता से बात करिए। बगले झांक रहे हैं, कभी यहाँ झांक रहे हैं, कभी तीर कमान मस्जिद पे चढ़ रहा है। क्या कैसी बचकाने बातें करते हैं आप, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ 5.5 लाख वहां पर किस प्रकार से घुसपैठिए घुसे हैं, किस प्रकार से उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए गए, इलेक्शन कार्ड दिए गए, वो सब जो है बाहर निकल के आएगा। तभी वो कह रही है कि 1.5 लाख की वोट से वो जीतेंगी, क्योंकि वहां पे उनका राजनीतिक वर्चस्व जो था वो मैनिपुलेशन के आधार पे था। जो कि ज्ञानव्यापी मंदिर में कहते हैं कि फाउंटेन है, और जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा ये फाउंटेन नहीं, ये शिवलिंग है। या इस प्रकार के वक्तव्य लगातार ओवैसी जी देते हैं। अब इनका गुब्बारा फट चुका है, इनका ये जो सियासी गुब्बारा है। सुन तो लीजिए आप। अरे क्यों नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। इनका सियासी गुब्बारा, ये इनकी रुखसत का इनका रुखसत का समय आ चुका है। मैं बता रहा हूं आपको, इनका सूर्यास्त हो चुका है। और आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी 4 बार इन्होंने मलाई खाई है, लोगों का बेवकूफ बनाया है। अब ये खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने, सुनिए, विकास की कोई राजनीति करी नहीं उन्होंने। तेलंगाना के लिए क्या काम किया जरा बताइए। ओवैसी ने क्या काम किया तेलंगाना के लिए, बताइए जरा क्या काम किया, क्या राजनीतिक काम किया है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने वहां पे पसमंदा मुस्लिम के लिए क्या किया जरा बताइए। भाई 40 साल आप लोग रहे हैं। माधवी भी यही कह रही है कि वहां पे तमाम ऐसे इलाके जहां स्कूल तक नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, ये बुनियादी मुद्दे 40 साल तक एक ही परिवार में सत्ता रही, आपके सांसद रहे, वहां पे क्या किया। इसके बाद मैं जवाब भाई पास आऊंगा। दानिश भाई जवाब दीजिए, दानिश भाई जवाब दीजिए। हम अगल बगल नहीं झांकते, आप अगल बगल झांकेंगे बहुत जल्दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है मुकेश जी, मुझे लगता है कि वो शायद ओवैसी साहब की स्कूल में नहीं पहुंचे, वो अस्पताल में नहीं पहुंचे। जाके एक बार चक्कर तो लगा के आ जाए, दारुसलाम जाके देखिएगा। और अगर आपको क्या काम किया आपने, अरे आपने पसमंदा मुस्लिम के लिए क्या किया है बताइए जरा। पसमंदा के लिए बताइए क्या किया। मुकेश जी सुन लेते हैं, उनको थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, उनकी आवाज में, एक बार सुन लेते हैं। दानिश भाई बोलिए। आपको बताओ, वो अगल बगल झांकने लगते हैं मेरे बातों पे, अगल बगल मत झांकिए। अच्छा सुनिए, जवाब तो सुनिए। हाँ। अब सवाल यहाँ ये है, झांकना बंद करिए। मुकेश जी सुन लीजिए, अब आप भी डिस्टर्ब ही कर रहे हैं जी, बोलिए। एडमिशन जो है वहाँ पसमानदा भी एडमिशन लेता है, वहाँ पछड़ा भी एडमिशन लेता है, वहाँ दलित भी एडमिशन लेता है, और मुसलमान का बच्चा भी एडमिशन लेता है। अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ हम किसी की जाति देख के या किसी का धर्म देख के हम उसको एडमिट नहीं करते। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको लेके चलूंगा। अब जवाद भाई इस मसले पे कुछ कहना चाहते हैं। जवाद भाई देखिए, 40 साल से एक परिवार
वहां पे सांसद है और माधवी लता लगातार वहां पे काम कर, जहाँ ट्रिपल तलाक और जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम करे, वो डॉक्टर भी है और इसे तमाम वो सोशल वर्क करती रहती है। उनका एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, उन्होंने दिखाया भी था कि वहां पे स्कूल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो पुराना हैदराबाद है, जो कंजेस्टेड इलाके, वहां पे स्कूल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो 40 साल तक वैसी भाइयां उनके परिवार ने किया क्या? नहीं, देखिए क्या है, मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था और अगर नहीं करा होता और मुकेश त्यागी जी की बात को ले लूं कि वहाँ पे फर्जी वोटर ज़्यादा हैं, हाँ। तो 2009 में उनको मिले थे 42% वोट परसेंटेज, फिर उसके बाद 2014 में उनको मिले 52.8% और 2000 मुकेश जी ये आपके लिए 2019 में जो उनको वोट बैंक था वो लगभग 58 से 59% के आसपास जो था उनको वोट परसेंटेज। लेकिन आप ये भी बताइए, वहां पे अल्पसंख्यक आबादी 65% है जी, पूरी अल्पसंख्यक आबादी 65% है। जी जी माननीय प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली खास तौर पे अपना गृह छोड़ करके जो है वो बनारस इसीलिए आए क्योंकि बनारस के अंदर बहुत बड़ी एक आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ है वो भी छोड़ करके आए और यहाँ से आकर के उत्तर प्रदेश लड़े, हालांकि जीते वो वहाँ से भी थे, तो इसमें कोई बात नहीं। और बहुत से लोग अपनी सीट पे आते जाते रहते भी और बदली भी करते, लेकिन बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता वोट परसेंटेज इंक्रीज कर ले, इसमें कहने में भी गुरेज नहीं, खासतौर से तेलंगाना के अंदर। लेकिन जो सीटें जीती हुई थी वो भी फंसी हुई हैं इस वक्त। आज की मौजूदा हैदराबाद लड़ाई टफ है? नहीं, हैदराबाद में लड़ाई टफ नहीं, जो मार्जिन है वो हो सकता है ओवैसी साहब का कम हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि उनका एक वोट बैंक बना हुआ है, लगभग 30-35 साल से सियासत में हैं, उनके विधायक भी जीत करके आते हैं और एक उन्होंने माहौल बनाया। और एक ही मैं बहुत वरिष्ठ चैनल को देख रहा था, बाकायदा उसने सर्वे भी करा हैदराबाद में जा करके कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल्स हैं और खासतौर पर कोविड के अंदर आप ही पत्रकारों ने दिखाया था कि हैदराबाद के अंदर उनका खुद के वो जो क्लेम करते हैं बहुत से हॉस्पिटल स्कूल कॉलेजेस हैं बनिस्बत इसके। मैं फिर भी कहता हूँ कि जबान को बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत अंदाज के अंदर करना चाहिए, चाहे MIM करे, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करे और भारतीय जनता पार्टी करे, तो वही पिच पे आप भी आकर खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता तो कि ज्यादा फायदा होगा, नुकसान भी होगा। एक छोटी सी बात हो जाए, हैरत की बात है जो अभी प्रेम सर ने बात करी, वो बात बहुत बड़ी है। लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है, लगातार घटनाएं भी आ रही हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग कहां है? अगर चुनाव आयोग सुन रहा है या पता नहीं कौन सी नींद की गोली खा के बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग कहां है चुनाव में। लेकिन माधवी लता के ऊपर जो है शिकायत वहां तक पहुंच, हो सकता है क्या एक्शन होगा वो देखने में आएगा। ठीक है प्रेम जी अब आपके पास आते हैं। देखिए बातें तो यहाँ बड़े मुद्दों की हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि हैदराबाद का जो किला है ओवैसी साहब का वो कितना मजबूत है? और जैसा कि माधवी जी ने कहा कि यहाँ फर्जी वोटर्स है, अगर ये हट जाएंगे तो ये किला दरक सकता है। और इसी वजह से चूंकि वो कह रहे मैं पिछले 10-15 साल से वहाँ काम कर रही हूँ और अंदर जाके मैंने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए काम किया, वहाँ शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, डॉक्टर भी हैं, उनकी संस्था भी है, वो लगातार काम करती है। क्या अंदर खाने जो उनके कुछ जो पैठ है उनकी मुस्लिम महिलाओं में, क्या वो कुछ खेल कर सकती है? हालांकि जवाब भाई कह रहे हैं बस मार्जिन में कमी हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो माधवी लता कुछ गेम चेंजर हो सकती हैं, इस गढ़ में सेध लगा सकती हैं? देखिए अंजनी जी, हमें तो यही लगता है, याद आता है जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, हाँ। उस समय भी बहुत दावे किए गए थे कि असदुद्दीन ओवैसी का पूरा गढ़ खत्म कर देगी बीजेपी। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी भी पार्षद का इलेक्शन लड़ाने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए थे। बताइए कि तो बड़ी बात हो गई थी ना कि प्रधानमंत्री भी पार्षद के चुनाव में उतर गए थे। हाँ। लेकिन हुआ क्या था? वैसा तो नतीजा नहीं हुआ ना जैसा दावा किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी की उसी हिसाब से जीत हुई थी। तो ये प्रयास करना राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। अभी भी लता जी प्रयास कर रही हैं, तो ये उनका प्रयास अपना ईमानदार प्रयास है, अपनी कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो सफल वहां के मतदाता करेंगे उनको, नहीं भी कर सकते हैं। अभी हालिया चुनाव है, हो सकता है जनता और परखे कि आप और थोड़ा काम कीजिए फिर हम आपकी तरफ आएंगे। हाँ। तो अगर उन्होंने वाकई मुसलमानों के बीच में काम किया है जो उनका दावा है, और मुसलमान इस धार्मिक भेदभाव को छोड़ करके भूल करके लता जी को वोट करना चाहेंगी, तो भी लता जी की जीत होगी, इसमें क्या दो मत है। मुकेश जी वहां पे 65% लगभग 62 से अधिक फीसदी आबादी मुस्लिम वोटर्स की है, तो ऐसे में वहां पे 40 साल से ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है, तो किस मुद्दे पे, किस बिना पे आपको लगता है कि इस बार इस गढ़ में आप सेध लगा पाएंगे?
देखिए ऐसा है कि पहले तो ओवैसी जी ने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं किया सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके उन्होंने अपनी वहाँ पे राजधानी स्थापित की है। लेकिन ये वही ओवैसी जी हैं जब तेलंगाना का निर्माण हो रहा था तो इन्होंने इसकी खिलाफत की थी, मुखालफत की थी और कांग्रेस को कहा था कि हम इसको जो है डिवाइड नहीं होने देंगे। क्या हुआ अंतर्गतवा वहाँ पे तेलंगाना बना। इनकी कोई बात वहाँ चलती नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भड़का करके मोदी जी के खिलाफ बोल दो, हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, 20% 80% पे भारी पड़ेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। तो ये इनकी लगातार ऐसे बयानबाजी आती है और कोई भी आइन के प्रति या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आज तक मैंने इनकी कोई बैरिस्टर है किले में सेध लगाने के लिए आपके पास क्या हथियार है? एक सेकंड सुन लीजिए। ये राम मंदिर को अभी भी चुनौती देते हैं बैरिस्टर होने के नाते। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो उस बात को ये बार बार क्यों उठाते हैं कि सारी मस्जिद जो है एक बार हिंदू लोग लेके चले जाएंगे, वहां मंदिर बन जाएंगे। इस तरह के लगातार भड़काऊ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? नूपुर शर्मा का नाम ले रहे हैं, बीफ जिंदाबाद कह रहे हैं, तमाम ऐसी सियासी बातें कर रहे हैं। तो यही अब जनता को भड़का रहे हैं। ये भोली वाली जनता इनके भड़काव में आ रही है। अभी कह रहे हैं एक सेकंड अभी इनका नया शगुफा है सीए को नहीं हम इंप्लीमेंट होने देंगे। अगर आपने सीए इंप्लीमेंट होने दिया तो शादियां आपके मुताबिक नहीं होंगी, ये नहीं होगा। सीए के खिलाफ, हम एनआरसी के खिलाफ। अरे आप घुसपैठियों को बैठ के दूध पिला रहे हैं, सांपों को दूध पिला रहे हैं और वो देश के अंदर डंक मार रहे हैं और उसके बाद आप लगातार इस प्रकार की देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो आपका क्या चरित्र है मुझे बताइए। 65% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। तीर चला के कैसे किला ढाएंगे आप वहां पे? कैसे ध्रुवीकरण से आप जीत जाएंगे वहां पे? मुस्लिम भी देखिए अभी तो 5.5 लाख की बात मैंने बताई आपको। और इसके अलावा मुस्लिम भी आप समझ गए हैं कि ना तो ये पसमंदा मुस्लिम के लिए काम करते, ये एलीट मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं। इनको जहाँ पे 5 स्टार होटल में और बड़े बड़े लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये जो हैं जो पसमंदा बेचारे पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, उनके आगे काम करने के लिए कौन सा इन्होंने काम किया जरा बताइए। उनके खिलाफ काम कर रहे हैं तो मुस्लिम के अंदर भी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपने कितने पसमंदा मुसलमानों का टिकट दिए आप बता दीजिए। चलिए उन्होंने कुछ नहीं करा, आप तो सत्ता में हैं। अरे आप बताइए, मैं आप आपसे बताइए अकाउंट कितने पूछ टिकट रहा हूं। दे रहे हैं आप पसमानदा मुसलमानों को या छोड़िए, अरे आप कोई अकाउंट भी एक दीजिए, आपने क्या किया है? पसमानदा मुसलमानों को कितने टिकट दे रहे हैं आप विधानसभा में, लोकसभा में? आपने क्या किया? आप अगर आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा एक मुहिम भी चलाई थी, आप कितने टिकट दे रहे हैं बता दीजिए। चलिए आज बता दीजिए। बोल क्यों नहीं रहे, खामोश क्यों हो गए? छोड़िए अपनी गिनती करिए। अरे छोड़िए क्यों, बोलिए ना, कहाँ चली गई? शुरू हो गई है। अरे कहाँ हो गई? अभी आपकी पोल खुल गई है। पसमंदा मुसलमानों का 10 बार नाम लिया आपने। कितने टिकट मुसलमानों को दे रहे हैं? चलिए छोड़िए बताइए। आपने क्या किया है? आप तो मुस्लिम के रहबर हैं। मैं तो छोड़िए, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, आप सत्ता में मुकेश जी, आपने क्या किया है? आप बताइए, आप अपना अकाउंट दीजिए। सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये गेम खेलना बंद कर दिए, गोल गोल घुमाना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी आप बीफ पे चले गए, फिर पसमंदा मुसलमानों पे चले गए, फिर मैं पूछ रहा हूँ किरण रिजिजू के ऊपर आप पहुंच रहे हो, ओवैसी के ऊपर, वो सत्ता के अंदर है, मंत्री हैं, वो कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, गोवा के मैनिफेस्टो में आपने कहा गोल गोल जवाब करके भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। दानिश भाई पास आते टिकट मैदान में वो है, ठीक है जवाब भाई, दानिश भाई मैदान में है। मोदी जी ने आपके तमाम जातीय समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि आप एक तरफा पूछते हैं, आपने ओवैसी के बारे में नहीं पूछा। नहीं, मैं तो ओवैसी साहब के बारे में पूछा। आपने बोला कि मैंने बोला जिंदाबाद सही है, सुनिए आपने नहीं किया। सुनिए नहीं, मैं कई बार कह चुका हूं कि ओवैसी जिंदाबाद सही है। सुनिए, जो बीफ जिंदाबाद सही है, समर्थन करते हैं। सही हो या गलत हो, आपने बोला, आपने क्यों नहीं बोलूंगा। आप इसलिए नहीं, आप भी अंजनी भाई सुनिए, उलझने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं। देखिए आप भी वही हैं। मैं एमआईएम के ऊपर अगर सवाल करता हूं, आप एमआईएम पे क्यों नहीं सवाल कर सकते? नहीं, मैं करता हूं। नहीं किया, मैं कर रहा हूं। आपने यहाँ पे बीजेपी सवाल किया, यहाँ पे नहीं किया। बीजेपी सत्ता में है, सवालों के नहीं, जो बीफ जिंदाबाद करेगा, जो भड़काएगा, आप जवाब नहीं करेंगे। अच्छा, बीफ जिंदाबाद होने से क्या हो गया? नहीं तो तीर जलाने से क्या हो गया? तीर जलाने से क्या हो गया? दानिश भाई आप ठीक नहीं खाते? नहीं आप क्या नहीं बेचते? तो फिर आप अमन चैन की बात क्यों करते हैं? आप अच्छा, अमन चैन की बात करेंगे, भावनाओं को भड़काएंगे, लोगों के भावनाओं को भड़काएंगे। बेचना क्या क्रिमिनल ऑफेंस हो आइए गया? दानिश भाई देखिए, जवाब भाई हम मुद्दे पाते हैं, आप मुद्दों पर भड़काएं मत, ठीक है। आप जो है जब आप राजनीति की बात करते हैं जवाब भाई, तो सांकेतिक राजनीति होती है। अंजनी जी, मुकेश जी से एक बार बीफ मुर्दाबाद बुलवा दीजिए। हाँ नहीं देखिए, आप दानिश भाई आते हैं, ठीक है, मुद्दे पाते हैं। चलिए दानिश भाई देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ 5 स्टार लोगों के साथ, एक मिनट
दानिश भाई, मुकेश जी ने कहा कि आप लोग देखिए दोनों सियासी पार्टियां हैं, उस पर सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोग तो भाई अपने प्रेम कुमार साहब ने जो सवाल का जवाब मांगा है एक वो बार देखिए करवा मुद्दे पे दीजिए। आते, देखिए यहाँ पे हम कुतर्क नहीं करने बैठे हैं। इनको- दानिश भाई एक इनको मिनट, दानिश देखिए भाई कितना मजा आ वो रहा ये है, कह रहे हैं कि कितना मजा आ रहा है, ओवैसी देखिए, साहब जो देखिए। है 5 स्टार लोगों के बीच बैठते आप हैं। बोल दीजिए वंदे एक मातरम। मिनट मुकेश जी, भारत दानिश भाई माता के की ऊपर जय आपने बोलिए। सवाल किया, जवाब लेते हैं। मुकेश जी, आपने ओवैसी के ऊपर सवाल किया, दानिश भाई वो कह रहे हैं कि भाई आप पसमंदा मुसलमानों का जिक्र नहीं करते हैं, आप 5 स्टार मुसलमानों के बीच बैठते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं का भला करते हैं। तो ऐसे में कैसे आप सबका विश्वास जीतेंगे, कैसे जीतेंगे इस बार? के अंदर में जिस तरीके से हमारे यहाँ के पूंजीपति जो हैं, उनको जिस तरह से थाली परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो एलिट क्लास के साथ में तो वो बैठी, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे जिस किसी भी रूप में हो। तो पहले नंबर की बात तो ये आ गई। दूसरे नंबर की बात, आप जो बात कह रहे हैं, मैं तो आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात तो छोड़ दे, मुझे सिर्फ 30 लोगों के नाम, तो इनसे पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 20 लोगों के नाम गिना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम बॉडी में, अल्पसंख्यक मोर्चे पे नहीं, मेन स्ट्रीम बॉडी में 20 लोगों के नाम बता दिए, नहीं मिले, क्योंकि उनकी मानसिकता जिस तरह से मुस्लिम, दलित और आदिवासी विरोधी है वो आपके सामने है। अगर है तो 20 नाम पूछ लीजिए इसी स्क्रीन पे, पूछ लीजिए उनसे, नहीं जवाब मिलेगा उनको। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। मुकेश जी, अगर आप 10 सेकंड जवाब दे दे, हालांकि आपके पास जवाब है, हो तो दे दीजिए जल्दी से। मुकेश जी, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है और मुझे इन पे बहुत तरस भी आ रहा है, सर, क्योंकि 10 अब सेकंड है। इनकी एआईएमआईएम की तेलंगाना से विदाई हो चुकी है। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का गम नहीं, मुझे खौफ है आतिशे गुल से, ये चमन को कहीं जला न दे। चलिए, तो आप बहुत लोग बहुत शुक्रिया सर। यही यही आज हम लोग भी यही अपील करते हैं कि कोई चमन को हमारे जला न दे। और लेकिन ये सियासत है, चुनाव में हर पार्टी अपने अपने हिसाब से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही। जनता समझदार है और वो फैसला करेगी कि बटन किसके लिए दबाना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जवाद भाई आपका, मुकेश जी आपका, दानिश भाई आपका, प्रेम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक सियासी तीर चला और एक बीफ का जो है जिंदाबाद का नारा हुआ, लेकिन जनता समझदार है। जनता को मुद्दे पर वोट करना है और अपने नेता को चुनना है, अपनी सरकार को चुननी है। नमस्कार।